जीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर की सबसे इजी यूनिट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। और एनटी हर बार यहाँ से 5 क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो आज हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सॉफ्ट ड्रिंक क्षेत्र ने विगत कुछ वर्षों में लाभ में अच्छी वृद्धि दर्शाई है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक व्यतीत सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है। उपयुक्त युक्ति निम्नलिखित में से किस तर्क दोष का उदाहरण है? अविचारी सामान्यीकरण, फिसलयुक्त ढयान, आत्माशय दोष या विग्रह तर्क दोष। तो देखेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर हैज शोन गुड ग्रोथ इन प्रॉफिट ओवर पास्ट फ्यू years. Therefore, we can conclude that each individual soft drink company is making good profit. Above argument is an example of which of the following fallacies? Hasty generalization, slippery slope, begging the question, or the fallacy of division. तो जब हमें किसी चीज़ की लास्ट ईयर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है, मतलब पहले के बारे में कुछ हमें बताया जाता है कि कुछ वर्षों के निष्कर्ष के आधार पर हमें कुछ बताया जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें विग्रह तर्क दोष है। क्योंकि जैसे ही अगर हमें पहले के वर्षों में बताया जा रहा है कि लाभ हुआ है, तो हमें मान के चलेंगे जो आगे आने वाले वर्ष हैं उसमें भी लाभ ही होगा। तो यह क्या है? यह विग्रह तर्क दोष का एक उदाहरण है, द फेलासी ऑफ डिवीज़न। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि न्याय भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यापत्व सिद्ध तर्क दोष का एक उदाहरण है? ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृष्टिगोचर होती है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य होती है। आग ठंडी है क्योंकि यह एक द्रव्य होती है। जहाँ जहाँ भी आगे वहाँ वहाँ धुआं है। So which of the following argument is an example of the fallacy of व्यापत सिद्धा according to Nyaya? Sound is a quality because it is visible. Sound is a internal because it is audible. Fire is cold because it is a substance. Wherever there is a fire, there is a smoke. तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें आएगा व्याप्ति। व्यापक सिद्ध तर्कदोष क्या है? तो इसमें ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है, और इसको हम अनुमान या अनुमानिक ज्ञान कह सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, यह ज्ञान संबंधपरक भी होता है। तो व्यक्ति जब जब होगा जब हमें सार्वभौमिक संबंध का, मतलब हमें सब कुछ पता रहेगा। तो जैसे इसको बोलेंगे कि जहाँ जहाँ भी आग है वहाँ वहाँ धुआं है, तो इसका हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि सामान्यतः आज हम अपनी पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा लंबी जीवन अवधि की प्रत्याशा कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा केवल लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। उपयुक्त तर्क में निम्नलिखित विकल्पों में से तर्क दोष की पहचान कीजिए। अविचारित सामान्यीकरण है, मिथ्याकरण है, फिसलन युक्त प्रामाणिकता है, या अयोग्य प्राधिकार आग्रह है। सो देखेंगे, टुडे ऑन एवरेज वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्गर लाइफ स्पान देन द जनरेशन बिफोर अस. It is obvious that it has been possible only and only because of the millions of dedicated doctors who have conserved our good health. Identify the fallacy commit in the above argument from the following option. So hasty generation या false cause, slippery slope, appeal to unqualified
फॉर अथॉरिटी। तो क्या हो जाएगा कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा हम लंबी जीवन की प्रत्याशा कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि हम लंबी जीवन की प्रत्याशा नहीं कर सकते थे पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा, पर हम अभी वो कर पा रहे हैं। इसका एक रीज़न क्या है कि हजारों लाखों डॉक्टरों का इसमें सहयोग है। वो उन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। तो ये क्या है, एक मिथ्या है। तो मिथ्या तर्क या युक्ति दोष किसी कथन का वह भाग है जो तार्किक रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है। हिंदी में इसे मिथ्या हेतु कहते हैं या हेत्वाभास कहते हैं, तर्कभास और भ्रमकता भी कहते हैं। युक्ति दोष हमारे तर्कों को कमज़ोर करता है और युक्ति दोष को आप सामान्य श्रेणी में ले सकते हैं। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे कि इसमें मिथ्याकरण था, तो जब मिथ्याकरण होगा तो उसमें भावनाओं का उपयोग करेंगे हम, या तो हम तर्क से विचलित हो जाएंगे, या हमें कोई गलत सूचना मिलती है तो भी वो एक मिथ्या होगा, या उसको जनरलाइजेशन करेंगे या सामान्यीकरण करेंगे, एक शक्तिशाली बयान होगा जब हमारे सामने, या अप्रासंगिक संप्रेषण होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स कॉज, मिथ्याकरण। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि मैरी कॉम के प्रशिक्षकों का कहना है कि उसके पास मुक्केबाजी की वास्तविक प्रतिभा है क्योंकि उसका कौशल ईश्वरीय देन है, अतः वह इसके हेतु किसी भी श्रेय की पात्र नहीं है। उपरोक्त कथन में कौन सा अनाकारिक तार्किक दोष है? प्राधिकरण आग्रह है, रेड हेरिंग है, अनेकार्थकता है, या आत्मश्रेयता है? तो जो मैरी कॉम के प्रशिक्षकों का जो कहना है कि वो उसके पास मुक्केबाजी की वास्तविक प्रतिभा है क्योंकि उसका कौशल ईश्वरीय देन है, मतलब उसको ये सब प्रतिभा कहाँ से मिली, भगवान से मिली, अथवा इसके हेतु किसी भी श्रेय की बात नहीं। वो कहने हैं कि इसके लिए उसको कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए कि उसने कुछ किया भी है। तो इसमें क्या आएगा, अनेकार्थ का आएगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ के अनेक अर्थ निकाल रहे हैं कि या तो वो बोल रहे हैं कि उसके प्रशिक्षणों के पास है कि उसके पास वास्तविक प्रतिभा है, फिर यहाँ बोल रहे हैं या तो उसके पास ईश्वरीय कौशल है, मतलब एक से अनेक अर्थ निकाल रहे हैं उस चीज़ों के। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अनेकार्थकता। हम इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार से संबंधित है कि एक अन्य का खंडन या निषेध है। मतलब which of the following statement are so related that one is the denial or the negation of the other। मतलब खंडन या निषेध करता है, मतलब एक चीज़ जो है पॉजिटिव है और वो दूसरी चीज़ उसका नेगेटिव है। सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, कोई भी विमान प्रदूषक वाहन नहीं होता है, कुछ विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, ये है पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव हो जाएगा कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। तो अब ये ध्यान के रखिए चलो कि जब भी सभी आएगा, सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए एंड डी ओनली। तो आंसर इज सी। ठीक, देखते हैं शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस युक्ति में साधारण तर्क दोष मध्य पद व्यापक होने के नाते सम्मिलित है? किस पद में साधारण तर्क दोष है? तो पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि उसमें अग्नि है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है, पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह ग्रेय है, इट इज़ नोबल, एंड देन सभी चीज़ें गैर शाश्वत है क्योंकि गेय है। तो क्या हो जाएगा, भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय मत के अनुसार पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह गेय है युक्ति में साधारण तर्क दोष सम्मिलित है। भाई साधारण तर्क दोष तब होता है
जब मध्य पद प्रकृति में बहुत व्यापक होता है कि पहाड़ी पर अग्नि है, ये हमें पता है, व्यापक है तो कि पहाड़ी पर अग्नि है। परिणाम स्वरूप यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरणों में मौजूद है। तो यह नियम का उल्लंघन करता है कि मध्य पद नकारात्मक उदाहरणों में मौजूद नहीं होता है। अभी बोल रहे हैं कि जो नकारात्मक उदाहरण होते हैं उसमें मध्य पद मौजूद नहीं होता है, पर मध्य पद नकारात्मक उदाहरणों में भी होता ही है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा कि पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह ये है। तो इसको देखते हैं कि किसी निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तर्क दोष है। किसी विद्यार्थी को ग्रेड देने से विद्यार्थी के प्रदर्शन संबंधी सूक्ष्म अर्थभेद वास्तविक रूप से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों के कार्य को ग्रेड नहीं किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी को हम ग्रेड्स देते हैं तो विद्यार्थी के जो प्रदर्शन है उसमें अर्थभेद होता है, मतलब उसमें क्या वास्तविक रूप से उसमें जो प्रतिभा है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसमें कौन सा तर्क दोष आएगा। तो ये बोल रहे हैं विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग ग्रेड्स अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट आर नॉट ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ द सबटल मैनर्स ऑफ द स्टूडेंट्स substance nuances of the student's performance. Therefore, student work should not be graded at all. Sorry, having some problem. That's why. तो क्या हो जाएगा कि जब हम किसी विद्यार्थी को ग्रेड देते हैं तो उसमें उसके प्रदर्शन संबंधी सूक्ष्म अर्थभेद वास्तविक रूप से प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें कौन सा तर्क दोष आएगा। तो इसमें आएगा वांछल, मतलब अनेकार्थ। अनेकार्थ तब आता है जब कोई सीधी बात नहीं करता है, किसी बात को बहुत अलग तरह से जवाब देगा या उसमें बहुअर्थता दिखाएगा कि उसमें बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं या कोई भ्रम वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होंगी तो अनेकार्थक आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए। अब इसमें कितने सारे बातें आ रही है। क्या विद्यार्थी को ग्रेड देने से उसका सही प्रदर्शन नहीं होता है, या विद्यार्थी को ग्रेड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी वास्तविक प्रतिभा हमारे सामने नहीं आती है। तो इस बात को हम घुमा फिरा के कह रहे हैं। जब भी कोई चीज़ को हम घुमा फिरा कर कहेंगे या उसमें कोई भ्रम होगा तो उसमें क्या आएगा, अनेकार्थक, ए हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन इस प्रकार से संबंधित है कि ये दोनों असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमको इन पांचों सेंटेंस में से 4 सेंटेंस में हमको ये दिखाना है कि या तो वे दोनों असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकते हैं। मतलब कौन से ऐसे सेंटेंस है जो ट्रू हो सकते हैं। तो सभी जानवर पक्षी होते हैं, कुछ जानवर पक्षी होते हैं, कोई जानवर पक्षी नहीं होते, कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कुछ जानवर पक्षी होते हैं और कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, या तो दोनों असत्य नहीं हो सकते, दोनों ही असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों सत्य हो सकते हैं। ठीक, तो दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कंट्रास्ट होने चाहिए। तो हमने इसका लिया है कि कुछ जानवर पक्षी होते हैं और कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा बी और डी, दोनों आपस में कंट्रास्ट होने चाहिए। इसको देखते हैं कि मैंने जब फ़ोन पर अपने मित्र से उसके आवास पर जाने के मार्ग के बारे में पूछा तो भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय संप्रदाय के अनुसार मेरे मित्र ने जो कहा उसे सुनने और समझने के लिए मेरे द्वारा निम्नलिखित में से ज्ञान के किस साधन का उपयोग किया गया।
प्रत्यक्ष का किया गया, अनुमान का किया गया, अर्थोपति का किया गया या शब्द का किया गया। तो when I asked my friend for my way about his residence over the phone, which of the following instrument of knowledge is used by me to hear and understand what my friend says? As per classical Indian school of logic, तो जब भी हमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमसे कुछ बात कहता है और हम उसको समझते हैं, तो इसमें हम क्या लगाते हैं कि इसको हम प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष करते हैं मतलब कि जब हम अपने वातावरण में अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा कुछ चीज़ हासिल करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष का प्रयोग करेंगे। अनुमान का तो प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने मित्र से पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ पर है, और वह मित्र उसको बता रहा है कि रास्ते में ऐसे से होगा। तो ये हमारे सेंसेस के द्वारा हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ पर होगी। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि इस प्रतिज्ञप्ति कौन सी, कुछ मछलियाँ अंडोत्सर्जक पशु नहीं हैं, कुछ मछलियाँ को सत्य के रूप में दिया गया है, तो निम्नांकित में से किस प्रतिज्ञप्ति के असत्य होने का तात्कालिक रूप से अनुमान किया जा सकता है? जब ये बोल रहे हैं कि कुछ मछलियाँ अंडोत्सर्ग पशु नहीं हैं, तो सभी मछलियाँ अंडोत्सर्ग पशु है, कुछ मछलियाँ अंडोत्सर्ग पशु है, या कोई भी मछली अंडोत्सर्ग पशु नहीं है, कुछ अंडोत्सर्जक पशु मछलियाँ हैं। तो ये देखेंगे, इफ द प्रपोजिशन some fishes are not egg laying animals is given as true, then which other following proposition could be immediately inferred to be false? तो हमको उसमें दिया है कुछ मछलियाँ अंडोत्सर्ग पशु नहीं हैं, तो इसका हो जाएगा सभी मछलियाँ अंडोत्सर्जक पशु है। इसका हो जाएगा ए। जब भी कुछ के लिए बता रहे हैं कि कुछ मछलियाँ अंडोत्सर्ग पशु नहीं हैं, तो हम बोलेंगे कि सभी मछलियाँ अंडोत्सर्ग पशु हैं, तो सभी में से कुछ क्या हो जाएगी, अंडोत्सर्ग पशु नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के व्याघाती है। व्याघाती मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी। तो सभी मनुष्य नश्वर हैं, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं हैं, कुछ मनुष्य नश्वर हैं, कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ईच अदर? तो ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, सम ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मोर्टल, सम ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, नो ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल। तो क्या हो जाएगा कि सभी मनुष्य नश्वर है। सभी मनुष्य का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि यदि सभी आए तो क्या लिखेंगे उसके बारे में, कि कुछ मनुष्य नश्वर नहीं है। तो ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वप्रथम देर तक बाहर रहना, फिर घर पर सूचित न करना, और फिर निरंकुश आयोजनों में शामिल होना, और जब तक आप इसे समझ पाते आपका जीवन पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर होगा। किसी दिन आप प्रसन्न होंगे कि आप लॉकडाउन में थे। उपयुक्त युक्ति में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? तो यह रेड हेयरिंग है, या फिसल युक्त ढलान है, या पुतला है स्ट्रॉमैन, या प्राधिकर आग्रह है। तो फर्स्ट इज सेइंग आउट लेट, देन इट इज नॉट कॉलिंग होम, देन वाइल्ड पार्टीज, एंड बिफोर यू नो इट योर लाइफ विल बी completely out of control. Someday you will be glad that you had a
lockdown. Which informal fallacy is committed in the above argument? तो इसका क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम देर से बाहर रहना, फिर इसको ऐसे देखेंगे कि पहले तो हमें बता रहा है कि हम बाहर रह रहे हैं, फिर घर पे सूचित कर रहे हैं कि हम किसी निरंकुश आयोजन में शामिल होकर अपने आप को समझ लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन नियंत्रण के बाहर हो जाता है। फिर हम प्रसन्न हो जाते हैं कि आप तो लॉकडाउन में थे। मतलब कोई ऐसी चीज़ हमको बता रहे हैं जिसके आकर्षण जो हमको अट्रैक्ट तो कर रही है, पर वो क्या है, विनाशकारी है। मतलब बाद में उसका जो एंड होगा वो क्या होगा, उससे हमको हमारा कोई लॉस ही होगा। तो जब इस प्रकार के प्रपोजल हमारे सामने, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या होगा, फिसलन युक्त ढलान होगी। तो ये क्या होगा, स्लीपरी स्लो। अब इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं, मतलब इक्विवेलेंट है। कोई भी दार्शनिक उद्योगपति नहीं है, सभी गैर उद्योगपति गैर दार्शनिक हैं, या सभी गैर उद्योगपति गैर दार्शनिक हैं, या सभी दार्शनिक गैर उद्योगपति है। अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने कि सारे के सारे नेगेटिव में बताएं। देखो ध्यान से देखते हैं हम इसको कि नो फिलोसोफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट, नो इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसोफर, all non-industrialists are non-philosopher, all philosopher are non-industrialists। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, कोई भी दार्शनिक उद्योगपति नहीं है, ये हो गया नेगेटिव। फिर इसका बोल रहे हैं, बी में दिखा रहे हैं सभी गैर उद्योगपति गैर दार्शनिक है, तो इसमें भी गैर आ गया, मतलब ये भी नेगेटिव है, नो इंडस्ट्रियल। फिर इसके बाद ये दिखा रहे हैं कि ऑल फिलोसोफर, सभी दार्शनिक गैर उद्योगपति, तो इसका हो जाएगा ए, बी और डी, तीनों सेम हो रहे हैं, तीनों समतुल्य हैं। ठीक, अब सी इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें गैर उद्योगपति बोल रहे हैं, बाकी सब में तो इसका ए, बी और डी होगा। अब इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से एक दूसरे के व्याघाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है इसमें कि एक दूसरे का अपोज करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि सभी दार्शनिक उद्योगपति हैं, कुछ दार्शनिक उद्योगपति नहीं हैं, कोई भी दार्शनिक उद्योगपति नहीं है, कोई भी उद्योगपति दार्शनिक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए, जब भी सभी दार्शनिक उद्योगपति है, ये कथन सही है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओ, कि कुछ दार्शनिक उद्योगपति नहीं है। तो जब हम सभी का लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा, कुछ के लिए आएगा। इसमें सभी दार्शनिक उद्योगपति हैं तो कुछ दार्शनिक उद्योगपति नहीं हैं, तो इसका हो जाएगा ए एंड डी ओनली। इसको देखेंगे कि श्री कुंभा एक हत्यारा है क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी को मार डाला है। उपयुक्त युक्ति में कौन सा तर्क दोष है, आत्माश्रय दोष है कि व्यक्ति विशेष के लिए है, या अविचारी सामान्यीकरण या अनेकार तर्क है। तो इसमें क्या होगा कि श्री कुंभा एक हत्यारा है, हमको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो एक हत्यारा है क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी को मार डाला है। तो इसमें क्या आएगा, आत्माश्रय दोष। अब आत्माश्रय दोष तब होता है जब आपका जो निष्कर्ष है वो आधार वाक्य में पहले से ही दिया होता है। तो आधार वाक्य यही है कि श्री कुंभा एक हत्यारा है, मतलब निष्कर्ष पहले ही दे दिया है कि जो कुंभा जी हैं वो हत्यारा है, पहले ही बता दिया है। तो इसमें क्या आएगा, आत्माश्रय दोष आएगा, जब निष्कर्ष आपके आधार वाक्य में पहले से दिया रहता है।
ठीक। सो आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।